हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, अभी हमको पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है? जब भी हमारे बॉडी में कोई इंजुरी होती है, कोई चोट लगती है, तो वहां पे ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, हमारी स्किन रप्चर होती है, इनसाइड ब्लड वेसल्स अगर रप्चर होते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड फ्लो को रोकने के लिए हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जिसके जरिए ब्लड जो है वो जमने लग जाता है, क्लॉट हो जाता है। और ये जमने के बाद, क्लॉट होने के बाद जो इंटरनल ब्लड फ्लो है वो एक्सटर्नली नहीं हो सकता, मतलब बॉडी के बाहर ब्लड फ्लो होना रुक जाता है या ब्लड वेसल्स से ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और कैसे वर्क करता है। डिटेल मैकेनिज्म तो हम डिस्कस नहीं करने वाले, बट जो बुक में ओवरव्यू दिया है ब्लड क्लॉटिंग का वही डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जिसको बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं। ये सिंपली एक प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड ब्लड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड फ्लो जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग दो टाइप्स की होती है, इंट्रिंसिक ब्लड क्लॉटिंग एंड एक्सट्रिंसिक ब्लड क्लॉटिंग। इंट्रिंसिक जो पाथवे होता है ब्लड क्लॉटिंग का, उसमें होता क्या है कि ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाती है। हमारी जो इंटरनल आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये जो ब्लड वेसल्स है, अगर ये डैमेज हो गई तो इसको रिपेयर करने के लिए कौन सा पाथवे होता है? इंट्रिंसिक पाथवे होता है। इसको इंट्रिंसिक बोलने का कारण यह है कि जब इसका रिपेयरिंग होगा तो इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स लगेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो फैक्टर्स यहां पे लगने वाले हैं वो फैक्टर्स ब्लड वेसल्स से आएंगे, मतलब ब्लड वेसल्स के फैक्टर होंगे, वो कोई बाहर से नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई इंट्रिंसिक, अंदर से ही फैक्टर लिए जा रहे हैं ब्लड वेसल्स से, इसलिए उसको इंट्रिंसिक पाथवे बोला जाता है। नेक्स्ट, एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है, इसमें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स को डैमेज नहीं हो रहा, ब्लड वेसल्स के अलावा जो आउटसाइड टिश्यू है। ठीक है, सो डैमेज टू टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के आउटसाइड एक्सटर्नली जितने भी टिश्यू है ब्लड वेसल्स को छोड़ के, अगर उनमें डैमेज होता है, वहां अगर ब्लड फ्लो होता है या वहां डैमेज होता है, तो ऐसे में उसको रिपेयर करने के लिए एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। वहां पे ब्लड कोएगुलेशन के लिए एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। जैसे हमारी स्किन की एपिथेलियल लेयर रप्चर हो जाती है या कोई टिश्यू रप्चर हो जाता है, तो वहां एक्सट्रिंसिक पाथवे वर्क करता है। ठीक है, और ये दोनों ही पाथवे का मैकेनिज्म कुछ पॉइंट तक अलग होता है। ठीक है, ये अपना अलग पाथवे फॉलो कर रहा है, ये अपना अलग पाथवे फॉलो कर रहा है, बट एक पॉइंट के बाद दोनों कॉमन पाथवे फॉलो करते हैं। इस पॉइंट के बाद, यहां तक दोनों अलग अलग पाथवे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट दे विल फॉलो द कॉमन पाथवे। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम बोलते हैं कि इट कैन बी इनिशिएटेड बाय कांटेक्ट ऑफ ब्लड विद एनी फॉरेन सब्सटेंस, दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। अगर हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर हो जाती है कोई भी बाहर की चीज के कारण, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। बट अगर वही किसी बाहर की चीज के कारण हमारा डैमेज हो जाता है टिश्यू, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अलावा कोई भी टिश्यू, तो उसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोला जाता है। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स क्लॉटिंग फैक्टर्स। और ऐसे कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं? तो यहाँ पे देयर आर 12 क्लॉटिंग फैक्टर, फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 13 तक। अब 13 कैसे? बीच में जो फैक्टर 6 आता है ये इनएक्टिव होता है। तो होते वैसे तो 13 फैक्टर है टोटल, बट ये जो फैक्टर 6 है ये इनएक्टिव है, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रोल प्ले नहीं दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसीलिए 12 फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं बेसिकली फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अब इसमें से अगर कुछ फैक्टर डायरेक्ट ब्लड वेसल्स से आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अगर वो ब्लड वेसल से नहीं आ रहे हैं और डायरेक्ट टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प कर रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक पाथवे। समझ रहे हो? इंट्रिंसिक का मतलब व्हेन फैक्टर्स आर रिक्वायरिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं कैस्केड मैनर में। कैस्केड मैनर मतलब क्या होता है? जब एक जो फैक्टर है वो दूसरे को एक्टिव करेगा, दूसरा फैक्टर तीसरे को एक्टिव करेगा, तीसरा फैक्टर चौथे को एक्टिव करेगा, ऐसे एक दूसरे को एक्टिव करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिव करेगा, ऐसे फाइनली हम देखते हैं लास्ट में रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो यही होता है ब्लड क्लॉटिंग में, कैस्केड इंटरेक्शन होता है जहां पे एक सब्सटेंस, एक फैक्टर दूसरे को एक्टिव करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और फाइनली लास्ट प्रोडक्ट हमको मिलता है ब्लड क्लॉट। तो अब हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे वर्क कैसे करता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम देखते हैं कि डैमेज किसको होता है? आउटसाइड द ब्लड वेसल यानी टिश्यू को। तो जिस टिश्यू को डैमेज होगा, जो टिश्यू रप्चर होगा, वो टिश्यू के सेल जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे।
टिश्यू के सेल रिलीज करेंगे एक फैक्टर जिसको फैक्टर 3 बोला जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स में फैक्टर 3, ये टिश्यू रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। साथ ही में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स भी रिलीज करते हैं, हमने देखा है प्लेटलेट्स के अंदर भी फैक्टर 3 होता है, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो फाइनली ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा ये फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा और आगे ये जो रिएक्शंस होगी ये फाइनली ये पूरा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फैक्टर 7 एटसेट्रा है ये फाइनली इनएक्टिव फैक्टर एक्स को एक्टिव फैक्टर XA में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर 7 एटसेट्रा मिलके इनएक्टिव फैक्टर X को एक्टिव फैक्टर XA में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां तक की प्रोसेस हमने बोला डिफरेंट है एक्सट्रिंसिक के लिए। अब इंट्रिंसिक की देखते हैं। इंट्रिंसिक में हम बोलते हैं डैमेज ब्लड वेसल्स को हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स के ही कुछ फैक्टर यहाँ पे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे कि फैक्टर 12। तो ब्लड वेसल्स ही अपने फैक्टर सिक्रीट करता है रिपीटेटिवली और ये फैक्टर कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब कैस्केड रिएक्शन शो करते हैं। कैस्केड इंटरेक्शन का मतलब यह क्या होता है कि एक फैक्टर दूसरे को एक्टिव करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिव करेगा, तीसरा चौथे को, तो बहुत लंबा यहाँ पे कैस्केड रिएक्शन होता है। और फाइनली हम देखते हैं इनएक्टिव फैक्टर एक्स को ये भी एक्टिव फैक्टर XA में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोनों का मेथड थोड़ा अलग है स्टार्टिंग में और फाइनली दोनों में ही एक्टिव XA फैक्टर फॉर्म हो चुका है। ये एक्टिव XA फैक्टर अब कॉमन, दोनों की ये प्रोसेस यहां से कॉमन होगी। तो अब XA फैक्टर क्या करता है, कैल्शियम आयंस के मदद से प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करती है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि बेसिकली इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव प्रोटीन यानी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है। अगर आपको याद होगा हमने जब ब्लड प्लाज्मा डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था ब्लड प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये फाइब्रिनोजेन हो गया। तो ये बेसिकली हम देखेंगे इसका क्या होता है अभी। तो बेसिकली जो ब्लड में प्रोटीन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है, इनएक्टिव होता है, बट जैसे ही ये कैल्शियम आयंस और एक्टिव फैक्टर XA के मदद से यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेस फॉर्म होगा, तो ये प्रोथ्रोम्बिनेस ऐसा क्या करेगा, ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड में पहले से था उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करता है, अब ये भी एंजाइम की तरह एक्ट करता है और ये फाइब्रिनोजेन जो कि सॉल्यूबल था पहले ब्लड में, ये प्रोटीन ब्लड में घुला हुआ था, मिक्सअप था, बट अब ये फाइब्रिनोजेन को इनसॉल्यूबल यानी फाइब्रिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली फाइब्रिन जो इनसॉल्यूबल होगा, ये फाइब्रिन क्या करेगा, यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट करेगा, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे, बना देते फिर से। तो यहाँ पे ये जो है फाइब्रिन के ऐसे फाइबर्स एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक जालीदार नेटवर्क बनाएंगे जिसको बोला जाएगा मेश। और इस मेश में सभी चीजें आके क्लस्टर हो जाएगी, सभी चीजें आके एक बंच बन जाएगा, सभी चीजें आने ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, बहुत सारे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, और ये एक ऐसा गुच्छा बन जाएगा सेल्स का, बहुत बड़ा क्लस्टर बन जाएगा। तो ये क्लस्टर आगे जाके सेमी सॉलिड बनेगा और सेमी सॉलिड के बाद क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट यानी खून जो है, ब्लड जो है वो जम जाएगा इस तरीके से। तो हम देखते हैं फाइनली ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हो चुका है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर्स लगे थे वो टिश्यू से आए थे, ना कि वेसल्स से। इंट्रिंसिक में जो फैक्टर लगे थे वो ब्लड वेसल्स से आए थे, ना कि बाहर से, ठीक है। तो इसीलिए इनका स्टार्टिंग पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आगे जाके दोनों ही इनएक्टिव फैक्टर X को एक्टिव फैक्टर XA में कन्वर्ट करते हैं। ये एक्टिव फैक्टर XA कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन एक्टिव में। अब थ्रोम्बिन जो है वो आगे जाके सॉल्यूबल फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, जो कि इनसॉल्यूबल है। और फाइनली ये मेश फॉर्म करता है फाइबर्स का, और इसी मेश में सारे WBC, RBC, प्लेटलेट जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। ऑल द सेल एग्रीगेट टुगेदर एट दिस मेश एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉट। ये जो पूरी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है ये 8 to 10 मिनट्स में हो जाती है। तो 8 से 10 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। हमारे बॉडी में जो स्टैंडर्ड पीरियड है ब्लड क्लॉट का वो 8 मिनट्स का होता है। अगर चोट बहुत गहरी होगी, बहुत बड़ी होगी, तो डेफिनेटली खून तो बहुत टाइम तक बहेगा, लेकिन एक नॉर्मल जो इंजरी होती है, वुंड होता है, उसका ब्लड फ्लो 8 से 10 मिनट हो सकता है। 8 से 10 मिनट ये प्रोसेस जो है वो सफिशिएंट होती है फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग 8 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हमारा वीडियो भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। और उसी के साथ वीडियो, अगर चैनल पे वीडियो पे नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। कोई डाउट, दिक्कत, क्वेरीज, डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।